हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहली सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने आप में काफी वाइड है, बहुत बड़ा है, तो मे बी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 लेक्चर और कम से कम जो है वो 1 से 1.25 घंटे तक का पूरा है। हम इसमें आपको इतनी सारी चीजें बताएंगे, उसके बाद जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड चाहे कंपटीशन में कहीं भी हो और चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप उसको, अगर आपको आता है तो आप अपने आप अप्लाई कर लेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट जो है, जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, यानी दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन whose rate depends upon concentration of only one reactant, जो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी दोज केमिकल रिएक्शन whose rate depends upon the concentration of only one reactant, that is first order reaction। अगर हम लोग सपोज करें, let us consider a general reaction, A कन्वर्ट हो रहा है P में, A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर आप इसका रेट लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, यही तो पढ़ा है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जैसे रेट लॉ कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू K A की पावर 1। तो अगर आप यहां ध्यान दीजिए, रेट और ए में का रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हम इसी को ध्यान दें और इसी से रिलेटेड एक ग्राफ देख लें तो देखिए, आपने क्या कहा, रेट ले लिया और कंसंट्रेशन ऑफ ए ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है यहां पे, और ये आपने ले लिया रेट ले लिया, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन और ए। तो अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यानी ओरिजिन से ये जो है सीधे सीधे एक लाइन आपको इस तरह से दिखाई देगी। और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लीजिए ए है, तो हमने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड में अगर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से दिखाई देती है, तो इसका मतलब है जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। यानी ये आपका जो सीधे सीधे पॉजिटिव स्लोप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप इस चीज को कह रहे हैं कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, रेट जैसे जैसे बढ़ रहा, कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा, रेट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। इस रिएक्शन के आधार पे आपने देखा, इस रिएक्शन के आधार पे ये आपका हो गया रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। अब आपको मालूम है, आपने जो रेट लिखा है, रेट के बारे में पढ़ा है, अगर आपको याद हो, आपको हमने शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताया है, शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बताया है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे लिखते हैं ये चीज आपको याद होगा। और इसको लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1/1, और ये लिखते हैं dA बाई dt। अगर आपको याद हो, रेट बराबर ये लिखा था आपने, और रिएक्टेंट साइड में क्या आता है, माइनस, ये भी तो हो गया। तो इन दोनों को एक साथ अगर देखिए, यही रेट ए भी है, यही रेट ए भी है, दोनों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं -dA बाई dt इज इक्वल टू KA। अब अगर इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए तो ये इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगा,
माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा। और इसी इक्वेशन का हम लोग जो है क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसी इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने क्या माना, अगर सपोज करिए अगर t बराबर 0 है, t बराबर 0 है तो जो रिएक्टेंट है ए जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, A0। जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 होगी। अगर t बराबर t है तो जो रिएक्टेंट है वो कितना हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। यानी t बराबर t है तो A हो गया, और t बराबर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। यानी दो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, t 0 और t, और यहाँ पे A0 और A। ठीक, अगर इसी का इंटीग्रेशन कर दें, देखिए हम लोग लेने चल रहे हैं इसी को आगे। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, इसी को आगे बढ़ाएं तो हम लोग कह सकते हैं ये आ जाएगा आपका माइनस की जगह आप इसको लिख सकते हैं डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इज इक्वल टू माइनस के डी टी। और इसी का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपका जो है इनिशियल, ये आपका t बराबर 0 है, यानी यहां 0 कर देते हैं और यहां t कर देते हैं। जब 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, A0। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और आफ्टर टाइम t जो है वो कंसंट्रेशन क्या है, A। ठीक, अब आप जानते हैं डीए बाई ए का क्या आता है, log x। डीए बाई ए का जो है log x आता है। अगर आप इसी को लिखना चाहें तो हम लोग नेचुरल लॉग लिख रहे हैं, नेचुरल लॉग, log a लिख दिया और log A0 कर दिया। अब आप इसी तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, माइनस के, और सीधे सीधे जो है आपका आ जाएगा कितना चीज, के डी टी है, डी टी यानी वेरिएबल्स क्या आ जाएगा, t माइनस 0 माइनस के, और यहां पे हो जाएगा आपका t माइनस 0, या आप इसे चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे सीधे के टी, और ये हो जाएगा t और 0। दो वेरिएबल्स आपने इस तरह से दिखा दिए। अब अगर इसको लिखना चाहें तो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो इसको लिखेंगे log a माइनस log A0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी। ठीक, क्योंकि ये आपका टी आ जाएगा तो के टी हो जाएगा और K0 0 हो जाएगा तो माइनस के टी बचेगा, ये आपका आ जाएगा। अगर इसी को रीअरेंज करके लिखें, नहीं भाई ये यही चीज है, इसके लिए आप लिख सकते हैं माइनस के टी माइनस 0, और ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस के टी, ये आ जाएगा सीधे सीधे। इसको रीअरेंज करके लिखा जाएगा तो ln का मतलब होता है log बेस e। ln का मतलब क्या होता है, log बेस e, और log बेस e को अभी log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो बताएंगे क्या क्या वैल्यू आती है। तो log a हो गया, ये बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log A0, और ये आ जाएगा माइनस के टी। ये एक इक्वेशन आ गया आपका, एक इक्वेशन ये, इसका भी कई बार इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, इसे हम इक्वेशन ए मान ले रहे हैं। ठीक, इसे इक्वेशन ए मान ले रहे हैं, कई जगह इस्तेमाल करना रहेगा और बाकी जो चीजें आएंगी तो उसको देखा जाएगा। अब आप देखिए log बेस x e को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्या यूज करते हैं, 2.303 log बेस 10। ln को log बेस e, log को log बेस 10 मान रही है, ध्यान रखिएगा। और जब ln को log बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या आ रहा है, 2.303। अगर आप रखेंगे तो यहां पे आ जाएगा
2.303 log A इज इक्वल टू 2.303 log A0 और माइनस KT, ये हो जाएगा। अगर आप इसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं अथवा इधर ले रहे हैं, देखिएगा, ठीक है, अगर इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है, अगर हम इसी को देखें, अब पूरे इक्वेशन को इतने से डिवाइड कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 2.303 से, तो ये आ जाएगा आपका log A इज इक्वल टू द log A0 माइनस KT अपान यहां आ जाएगा 2.303। ये आपका एक फार्मूला आया जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी इसी कई फॉर्म पढ़ा जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे कहेंगे, ठीक। अब आप देखिए, अगर हम इसकी सहायता से ग्राफ प्लॉट करें, इस इक्वेशन की सहायता से ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारे ग्राफ जो बीच में बता रहे हैं, ये ग्राफ इकट्ठे भी बताएंगे, लेकिन अभी देखते चलिए, आपको आइडिया रहे कहाँ का ग्राफ कहाँ पे यूज हो रहा है, आपको मालूम रहना चाहिए। इकट्ठा बताएंगे तो आपको अगर हम लोग इसी को ऑब्जर्व करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए, log A इज इक्वल टू माइनस KT 2.303 और प्लस log A0, यही तो है, ये इक्वेशन ऐसे लिख लिया। तो अगर आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही आएगी, जो ग्राफ आएगा देखिए, तो y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c, x एक्सिस पे आप t और y एक्सिस पे log a, इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। x एक्सिस पे क्या लिया आपने, t, y एक्सिस पे क्या लिया, log a, ये ग्राफ प्लॉट किया आपने। तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए यहां निगेटिव के आ रहा है, निगेटिव के आने का मतलब कांस्टेंट निगेटिव आ रहा है, निगेटिव स्लोप होगा, तो निगेटिव स्लोप होगा, आप ऐसे ग्राफ दिखाएंगे, इधर से इससे कट करता हुआ, तो इसका मतलब है ये आपको जो है ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से। और आप जानते हैं C यानी इंटरसेप्ट एट y, इंटरसेप्ट एट y यानी A0, अगर ये जाकर के इस y एक्सिस पे मिल जा रहा है, तो देखिए आपने यही तो अभी कंडीशन लिया था, जब t बराबर 0 है तो जो a की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर है, A0, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, log A0 हो जाएगा। इंटरसेप्ट जो है log A0 हो गया, और ये निगेटिव स्लोप हो गया, निगेटिव स्लोप हो गया, आपको थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ दी रहेगी, तो इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस के अपान 2.303, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इसकी। यानी अगर आपको थीटा दिया गया है तो उसकी सहायता से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस प्लॉट को अगर आप ध्यान दीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि ये देखिए स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही नहीं, नेगेटिव स्लोप विद स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप विथ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, नेगेटिव स्लोप विद स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। और ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है आपका, इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, यानी किसकी वैल्यू है, ये c की वैल्यू, c की वैल्यू है। और आप इस प्लॉट में अगर आप ध्यान दीजिए तो आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे log a और t के बीच में आप देख रहे हैं, log a और t के बीच में वैल्यू क्या हो रही है, यानी अगर कहीं पर भी ऐसे आता है log a और t के बीच में एक स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब पूछा जाता है भाई कंपटीशन में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, log A वर्सेस T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है विद नेगेटिव स्लोप, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1 होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप मान लीजिए log की जगह नेचुरल log ले लें, log की जगह नेचुरल log ले लें, तो नेचुरल log लेने पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ln ले लेते हैं, ln A, वही चीज हो जाएगा, एक नेगेटिव स्लोप फिर से आएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये आपकी log A0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो है आपका जो स्लोप की वैल्यू आएगी, यानी कांस्टेंट जो स्लोप की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू tan थीटा, और ये 2.303 हट जाएगा बराबर माइनस k, ये आ जाएगा। मतलब अगर log A log बेस E के बीच में और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दूसरी चीज आ रही है। यहाँ पे हमने क्या कहा, अगर यही नेचुरल log A रख दें और यहाँ T रख लें, नेचुरल log A और T रख लें तो वही ग्राफ आएगा, बस यहाँ 2.303 हट जाएगा। तो स्लोप उसका क्या आएगा, अगर यहाँ नेचुरल log रख लेंगे, स्लोप बराबर tan थीटा इज इक्वल टू माइनस k, क्योंकि ये तो तभी आता है जब log बेस 10 में आप कन्वर्ट करते हैं, अन्यथा आपकी जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू माइनस k दिखाई देगा। यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, बात वही है, उसी तरह की है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, एक ही तरह का दिखाई दे रहा है। हो गया भैया, ये हो गया। तो आइए अब चलते हैं कुछ अदर फॉर्म्स देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। हमने कहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही लेंदी है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया है कि सबको समेटने का एक साथ। अब आप कितना आप समेट पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अदर फॉर्म देखिए, अदर फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, अभी आपने पढ़ा log A0, या log क्या है, नेचुरल log लेकर चलते हैं, A0 माइनस log A इज इक्वल टू माइनस KT। यही पढ़ा था आपने, ठीक, ये पढ़ा था आपने। अगर आप इसी को रीअरेंज कर दीजिए, ये था कि log A माइनस log A0, ये था log A इज इक्वल टू log A0 माइनस KT। अगर हम लोग इसी को थोड़ा रीअरेंज करना चाहें, log A इज इक्वल टू, बराबर बदल ले आइए, log A0 माइनस क्या आएगा भाई, KT, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर इसको आप इस तरह से लिखना चाहें तो थोड़ा सा रीअरेंज करके भी चाहें तो आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर हम इसी को इस तरह से बनाना चाहें या इसी की सहायता से अगर log के टर्म में लिखना चाहें तो log A इसको कैसे लिख सकते हैं, log A AG, ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, log माइनस में है तो अपान करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस KT, इज इक्वल टू माइनस KT। अगर आप इसी को लिखना चाहें तो यहां पे ऐसे क्या कर सकते हैं, देखिए ये नेचुरल log अगर इधर की तरफ मूव कर जाए तो वो E की इधर वाली जो क्वांटिटी होती है E की बेस में लिख दी जाती है, तो यानी ये हो जाए A अपान A0 इज इक्वल टू E की पावर माइनस KT, ऐसे भी लिखा जा सकता है, E की पावर माइनस KT। हम लोग इस चीज को जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A0 E की पावर माइनस
KT आ जाएगा भाई नहीं। ये आपका हो गया अदर फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अदर फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसको कहते क्या जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल, भाई ई की पावर में लिखा है ना, ई की पावर में जब लिखे तो इसे एक्सपोनेंशियल पावर कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, पोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो है ये, इसका आप ग्राफ देखिए तो यहां पे अगर आप सीधे सीधे ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए क्या क्या चीजें देखते हैं आप। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लीजिए यानी ए, और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करिए, टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करिए तो आप कहेंगे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली, भाई टी है ना, टी और ए के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आपने कहा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप जो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा विद टाइम है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली विथ टाइम। क्यों? क्योंकि आपने कहा, अब देखिए आपने कहा ये ऐसे ऐसे घटेगा, ठीक। अभी आपने कहा था कि जब t बराबर 0 है, t बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा, a0, यानी यहाँ t बराबर 0 तो इसको यहाँ पे कट करना चाहिए, ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a0, ठीक। और उसके बाद आपने कहा t की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, t इज इक्वल टू t, तो a जो है वो 0 की तरफ भाग रहा है, यानी रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे 0 की तरफ भाग रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसका कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज कर रहा है, ये धीरे धीरे ऐसे भाग रहा है, ठीक है भाई। और ये एक्सपोनेंशियली फॉर्म है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियली फॉर्म ऑफ ग्राफ, एक्सपोनेंशियली फॉर्म ऑफ, क्योंकि आपने कहा ना टी बढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, e की पावर माइनस में, e की पावर माइनस में है, तो ये एक्सपोनेंशियली जो है डिक्रीज कर रहा है। और आपने यही फार्मूला लिया, a इक्वल टू a0 e की पावर माइनस kt। ये ग्राफ आपका जो है ये सीधा सीधा जो है, आप इसको जब देखिए, अब हमने क्या कहा, जैसे जैसे ये बढ़ाते चले जाइए, यानी इसको क्या कर दीजिए, इन्फिनिटी कर, टी को इन्फिनिटी कर दीजिए। अब टी को इन्फिनिटी कर देंगे तो a0 धीरे 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 जाकर इनफाइनाइट टाइम्स पे जाकर के कहीं ना कहीं तब a0 होगा। तो ये चीज जो है हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्राफ के जरिए। द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, और t बराबर 0 है तो a की कंसंट्रेशन a0 है, और जैसे जैसे t को बढ़ा, मतलब t टाइम में है तो a किधर भाग रहा है, 0, फिर t इन्फिनिटी बढ़ा कर दिया, यानी इनफाइनाइट टाइम पे देख रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ए अप्रोच करेगा 0 की तरफ, बिल्कुल 0 के लगभग पहुंच जाएगा, ए की कंसंट्रेशन जो है वो 0 के लगभग पहुंच जाएगी भाई। तो ये एक फॉर्म ये हुआ। नेक्स्ट आइए, अभी आपने पढ़ा था log a0 माइनस log a इज इक्वल टू kt अपान 2.303, ये पढ़ा हुआ था, इसको आपने पढ़ा हुआ था। अगर आप इसको अब देखिए a0 यानी log लिखा है, इसका मतलब log बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसी को हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, kt अपान 2.303
इज इक्वल टू, इसको log A0, ठीक है, log ले रहे हैं, A0 ऊपर और A नीचे, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक, अब अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहें तो K बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाए, इस साइड में 2.303 अपान ये T नीचे आ जाए इसके, log A0 अपान A। ये फॉर्म इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म, मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, और ये जो आपका है A0 जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फिक्स है, ध्यान लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A जो है जो रिमेनिंग होता है, जैसे कितना बचा हुआ ये ध्यान रखना है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जैसे 40% दिया है तो 100 माइनस 40 कर देंगे 60। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। अगर आप इनके बीच में ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करिए तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है ये भी देख लीजिए। हम किसके बीच में ले रहे हैं, log A0 और आपको दिखा रहे हैं टाइम के बीच में, log A0 और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तब क्या आएगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। A0 नहीं, log A0 बाई A, log A0 बाई A ये ले रहे हैं और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। आप देखिए log A0 और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो यहां पे देखिए आप सीधे सीधे तो एक ले रहे हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां पे जो इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.303 अपान K log A0 अपान A। तो यानी अगर आप इसको दिखाना चाहें तो ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, और ये कांस्टेंट आपका हो ही गया 2.303 के। तो अगर हम लोग दिखाना चाहें इसको तो एक देखिए, इसको ये कांस्टेंट हो ही गया, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी k की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, k की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा कैसे दिखाते हैं, इस तरह से ये, और निगेटिव को तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये थीटा मान लीजिए दिया गया है, इसकी स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा अगर दिया है तो ये बराबर आ जाएगा 2.303 के, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप और विथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव स्लोप विद स्ट्रेट लाइन, दैट इज क्या है, दैट इज आपका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी है, कब, जब log A0 अपान यानी इनिशियल अपान फाइनल कंसंट्रेशन, log इनिशियल अपान फाइनल कंसंट्रेशन और T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है और वो पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है, तो वो ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये चीजें आप इतनी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम को हम लोग T का बेस हाफ से डिनोट करते हैं। जीरो ऑर्डर का आपने पढ़ा, A0 बाई 2K पढ़ा था ना, तो यहां पर भी वही चीज ले लीजिए। अगर आप इसको ध्यान दीजिए, इसी चीज को ध्यान दीजिए, तो आप कहते हैं कि हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% डीकंपोज होने में, 50% डीकंपोज होने में जो समय लेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम, टाइम रिक्वायर्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम। क्या काम ने, जैसे 1 ग्राम है
उस 1 ग्राम को 0.5 ग्राम होने में जो समय लग रहा है, 1 ग्राम को 0.5 ग्राम होने में जो समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने अभी एक फार्मूला लिया था, हमने कहा मोस्ट यूज फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर उसी को लें तो क्या लिखा था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A। ये अगर हम T बराबर T का T बेस हाफ रख लें, T का बेस हाफ रख लें, और जब T का बेस हाफ रखना है तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यानी A की वैल्यू जो होगी, जो इनिशियल है A, इसको 50% करना है, A0/2। अगर इसी वैल्यू को हम उठाकर रख दें इस ऊपर वाले इक्वेशन में, इसमें उठा के रख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T का बेस हाफ, और ये हो जाएगा log A0 अपॉन A0, ऊपर आ जाएगा 2, A0 कैंसिल हुआ, और K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T का बेस हाफ इंटू log 2 बचा, और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है। K इज इक्वल टू आता है 0.693 अपॉन T का बेस हाफ, या T बेस हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई है, और ये कांस्टेंट वैल्यू। अब आप यहां पे देखिए, कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन? ना, इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। तो हम लोग इस इक्वेशन से कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, इस हाफ लाइफ इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड इज independent of initial concentration of reactant. On the basis of this equation, we can say that half lifetime of first order reaction is independent on initial concentration of reactant, independent of initial concentration of reactant। ये, और अगर आपको थोड़ा सा महसूस हो तो आप इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं ग्राफिकल मोड में भी। तो ग्राफ इकट्ठे अभी बताते हैं, इसके बाद तो उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे। तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, 0.693 अपॉन K, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इसे हाफ लाइफ के बाद आइए देखते हैं लाइफ टाइम रिएक्शन। हाफ लाइफ के बाद लाइफ टाइम रिएक्शन। लाइफ टाइम रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइफ टाइम रिएक्शन में क्या होता है, देखिए जरा। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं T लाइफ टाइम। ठीक, तो आप क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है हाफ लाइफ होने में जो समय लगे उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम। और पूरा रिएक्शन यानी 100% टाइम रिक्वायर्ड फॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। भाई लाइफ टाइम का मतलब पूरी लाइफ में जो रिएक्शन हो रहा है, तो 100% कंप्लीट होने में जो रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसी को तो लाइफ टाइम कहेंगे। और आप इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू T लाइफ, T इज इक्वल टू T लाइफ। तो आपको, और जानते हैं जब लाइफ टाइम होगा तो आप A बराबर, अब आपने कहा कि खत्म हो जाएगा, रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, ये आप जानते हैं जब लाइफ टाइम यानी
पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो ए बराबर ए जीरो रख देंगे। अगर इसी चीज को रखते हैं हम लोग तो देखिए T इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग A0 अपान A। अब अगर इसी पे रख दें T बराबर 2.303 अपान के लॉग A0 अपान 0। आपको मालूम है 1/, वैल्यू जो है ये 1/0 यानी A0/0 को इज नॉट डिफाइंड, आर अनडिफाइंड यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं टी लाइफ जो है वो अनडिफाइंड है। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ रिएक्टेंट का अमाउंट बचा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट या लाइफ टाइम T can't define इसे हम लोग कह सकते हैं can't define। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कम्स कंप्लीट टू 100%। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन never comes to complete 100%। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी जो है 100% कंप्लीट नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिएगा आप इस चीज का, अगर आप चाहें तो। ठीक भाई, 1/0 यानी पूरा का पूरा ये इन्फिनिटी हो जाए, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो जिस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते वो कभी हो ही नहीं सकता। यानी उतना कंप्लीट आप जैसे कह रहे हैं कि 100% कंप्लीट हो जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये संभव ही नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आप डिफाइन कर सके। ठीक, तो अब ये चीज था आपका कुछ। अब आप आइए, अब हम लोग चल रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इसका समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कई ग्राफ आपको देखना है और हर ग्राफ को समझना भी है आपको, और अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा बैठ के आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको आइडिया हो जाए, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही संभव है, बिना प्रैक्टिस किए ये आएगा नहीं, ये जान लीजिए। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं 5-6 ग्राफ हैं, उनको एक करके देखा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे जो जो चीजें पढ़े हुए हैं उसको हम लोग डायरेक्ट लेते हुए चल रहे हैं। रेट वर्सेस आपने कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हैं तो आपने खुद गौर किया है यहाँ पे कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये पढ़ चुके हैं। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर आपको याद होगा स्लोप क्या आया था, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू k। ये आया। अगर दूसरा हम लोग जो है ग्राफ देखते हैं एक्सपोनेंशियल वाला, रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में देखते हैं, तो अगर आपको याद हो रेट और टाइम के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो यहां देखिए कौन सा इक्वेशन अप्लाई किया था,
रेट बराबर के ए की पावर 1 और रेट बराबर आपने क्या लिया है, रेट बराबर लिया है के A0 e की पावर माइनस के टी, A0 e की पावर माइनस के टी, ये है। अब दोनों को अगर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आप ले सकते हैं, ये फार्मूला आपका आ जाएगा। अरे भाई ए की वैल्यू यही तो है, ए की वैल्यू आपने निकाला था A0 e की पावर माइनस के टी, और रेट, अरे यार ये जो आपका है ये आपने निकाला था ए बराबर A0 e की पावर माइनस के टी, ये निकाला था कि नहीं, हमने उठा के यहीं पे रख दिया है रेट और इसके बीच में। तो आपका ये जो रेट है, अब रेट और टी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया ना, और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा तो कैसे आएगा, यूं आएगा, यूं आपको यूं दिखाई देगा, यानी ये आपका इस तरह से दिखाई देगा, ये आपका इस तरह से दिखाई देगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है भाई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सब देखिए फर्स्ट ऑर्डर के ही ग्राफ है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहां पे कैसे ग्राफ आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये ध्यान देना है आपको सारे ग्राफ जो है आपको देखना है और उसको समझना है, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकल भी बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे। तीसरा ग्राफ है, हम लोग लेने चल रहे हैं टाइम वर्सेस लॉग ए, टाइम वर्सेस लॉग ए के बीच में। तो अगर आपको याद हो, इसका फार्मूला जो है आपने निकाला था, ये जो पहले वाला आपका आया था, आपका पहले वाला आया था नेगेटिव स्लोप आया था, अगर आप ध्यान दीजिए वहां पे ये, और ये आपका क्या हो गया था, लॉग A0 हो गया इंटरसेप्ट, और ये स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप बताया था, सेकंड ग्राफ जो था नेगेटिव स्लोप, और इसके लिए स्लोप की वैल्यू जो आई थी, स्लोप बराबर tan थीटा और बराबर क्या था, माइनस के अपान 2.303, ये सब पढ़ चुके हैं वाला, ठीक है भाई। अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, और ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये थीटा दिया गया है तो इस थीटा को नहीं ले, बाहर वाले थीटा को लेते हैं भाई, ये इस थीटा को हम लोग कंसीडर करेंगे, ये इस थीटा की वैल्यू दी रहेगी, तो इस थीटा में से पूरा 180 होगा, 180 में से इसको सब्सट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ये मान लीजिए 35 दिया है या 45 दिया है, तो 45 180 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 135, tan थीटा मतलब 135 हो जाएगा, और tan 135 -1 होता है, -1 इज इक्वल टू k 2.303, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303। तो इस तरह से वैल्यू आप k की वैल्यू को इस स्लोप के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम लोग हमेशा बाहर वाला एंगल ही काउंट करते हैं थीटा के लिए, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है भाई। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है टाइम वर्सेस, तो यही चीज है नेचुरल लॉग के बीच में, नेचुरल लॉग के बीच में ले रहे हैं टाइम के बीच में, तो यही ग्राफ इसी तरह से आएगा, ये लॉग ए लॉग बेस्टेड है, ये लॉग, तो वही ग्राफ आएगा उसी तरह का आपका, और यहां पे ये वाली वैल्यू जो होगी लॉग A0 हो जाएगी, लॉग A0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये भी स्ट्रेट लाइन, और स्लोप जो आपका आएगा वो स्लोप आएगा tan थीटा, और ये माइनस के की वैल्यू आ जाएगी, ये ग्राफ हो गया। सॉरी, ये कुछ ऐसे ग्राफ है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट ग्राफ अगर देखें, ये सब बुक में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, बुक में 1-2 ग्राफ दिखाए हैं, ठीक है भाई, तो इसको बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट ग्राफ है
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको भी पढ़ा था अभी आपने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अगर इसके लिए याद हो आपको तो आपने ये इक्वेशन यूज किया था, A इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका मतलब जान रहे हैं, इसका मतलब जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल कर्व बनाता हुआ आएगा, बिल्कुल कर्व बनाता हुआ आएगा। अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही आएगा, देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जैसे जैसे घट रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये भी पढ़े हुए थे, 4 ग्राफ तो ऐसे भी हमने बताया भी था आपको, ठीक है। और ये आपका समय के साथ साथ जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये आपने यहां पे दिखाया हुआ है। अगर आप नेक्स्ट अगर ग्राफ देखिए आप इसी को हाफ लाइफ टाइम के बीच में, यहां पे हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी T का बेस हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। तो अभी आपने हाफ लाइफ टाइम के नीचे एक लाइन लिखा हुआ था कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता है। अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब है जो ग्राफ आएगा उसका वो इसी तरह से दिखाई, इसी तरह से आपको दिखाई देगा, वो सीधा सीधा, यानी क्योंकि आपने ये पढ़ा ना, T का बेस हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। यहां कोई भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन इस इक्वेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो T का बेस हाफ है, ये T का बेस हाफ है भाई, T का बेस जो हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसी वजह से ये T का बेस हाफ कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन T हाफ लाइफ टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इस चीज को हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। एक ग्राफ और दिया गया है यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में दिया गया है, और प्रोडक्ट के टर्म में क्या दिया गया है उसी को हम लोग ऑब्जर्व करने चलते हैं। जैसे देखिए 7वां ग्राफ है आपका भाई, ये है और ये टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में ये ग्राफ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ है। और यहां पे हम लोग जो है एक पहले तो रिएक्शन आपको समझना पड़ेगा, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान दीजिए तो कहते हैं आप T बराबर 0 है, तो A जो है A0 है, A जो है A0 है, और P जो है वो 0, P का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होता है, क्योंकि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। आपने कहा जैसे जैसे समय बीता, यानी T की वैल्यू T के बराबर हो गई, तो A0 में से कुछ ना कुछ चेंज होगा, यानी डिक्रीज करेगा, तो -x कर दिया, और जो डिक्रीज करता है वही क्या होता है, P दिखाई देता है, यानी x जो है वो P है, x जो है वो P है। अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए तो आप कह सकते हैं A इज इक्वल टू A0 e की पावर -KT, यही फार्मूला पढ़ा आपने। अब आफ्टर टाइम T जो A है वो A0 माइनस x है, A0 माइनस x है, तो इसी में अगर रख दिया जाए तो ये इक्वेशन हो जाएगा A0 माइनस x इज इक्वल टू A0 e की पावर कितना हो जाएगा भाई, e की पावर -KT, ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम इसी को थोड़ा रीअरेंज करके इक्वेशन को देखें, रीअरेंज करके देखें, तो आप जानते हैं इसको ले आइए इधर, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं A0 e की पावर -KT इज इक्वल टू x, और यहां पे कॉमन क्या हो जा रहा है A0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर -KT, और ये बराबर x हो गया। ये एक फार्मूला आपको मिलता है, ठीक है। x और t, x और t, यानी x क्या है,
x हमने बताया p, x क्या है, p है। तो x और t में जो संबंध आएगा वो कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ प्रोडक्ट है, वो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर रिएक्टेंट के बीच में यहाँ ग्राफ प्लॉट करते तो वो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ ग्राफ जो होगा इसका कुछ इस तरह से होगा, देखिए ये इस तरह से होगा। यहाँ पे जो ग्राफ इसका होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर इस तरह से दिखाई देगा तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्या, x इज इक्वल टू a0 1 माइनस e की पावर kt, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये ग्राफ का भाई, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस विथ टाइम, एक हो रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद वो जाकर क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। एक टाइम के बाद वो जाकर के ये आपका कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ। अगर अब आपको हमारे ख्याल से ग्राफ मिले और ग्राफ को देख करके आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो हमारे ख्याल से इतने 7 तरह के हमने ग्राफ, जितने भी तरह के ग्राफ पॉसिबल थे, उन ग्राफ की सहायता से आप ये बता सकते हैं रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर कौन सा है वो देख करके बता सकते हैं। तो 7 तरह के ग्राफ हमने आपको दिखाए, जितने पॉसिबल ग्राफ है वो चीजें आपने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे। तो ये आपका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है भाई। तो इतनी चीजें आज पढ़ डालिए, बाकी की बातें यहां से कल जो है आगे और चलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपको और भी चीजें बताएंगे। थैंक यू।